देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। गुड़गांव से बीजेपी के उम्मीदवार राविंदरजीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। समर्थकों की भारी भीड़ इस दौरान उनके साथ मौजूद थी, जिससे पूरे मिनी सचिवालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन देख राविंदरजीत खासे उत्साहित हुए और अपनी जीत का दावा किया। हमारी 18 लाख के करीब वोटें हैं, जिनमें से बादशाहपुर और गुड़गांव के अंदर 5.5 लाख वोट हैं। बाकी हर एक हलके के अंदर कोई 180 की एवरेज आती है। सभी को टारगेट करेंगे, अपने सभी से मांगेंगे वोट। देखिए, पिछली बार भी 3 अहीरवाल के तो सारे ही हैं, पर 3 अहीर कैंडिडेट पिछली बार भी थे। एक सुधा जी थी, एक नरवीर सिंह जी थे और एक मैं था। तो पिछली बार भी जब 3 होने के बावजूद मैं जीता था, तो इस बार तो मेरे साथ मोदी वेव भी है, भारतीय जनता पार्टी का साथ भी है, तो मैं समझता हूं कि बड़े आसानी से मोदी लहर का दावा करते दिखाई दे राविंदरजीत सिंह। हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस से सांसद थे, गुड़गांव से ही। उधर हजका उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई ने हिसार से अपना नामांकन दाखिल किया। कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी और आदमपुर से विधायक रेणुका बिश्नोई ने नामांकन दाखिल किया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उनका मुकाबला किसी दल से न होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरे देश में बुरी हालत है और लोग कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं। इनेलो पर चुटकी लेते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इनेलो खत्म हो चुके हैं। रोहतक लोकसभा से आप उम्मीदवार नवीन जयहिंद ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बात यह है कि जनता का रुख किस प्रकार की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने जो भेदभाव किए, जो जिस प्रकार में बातें बोली, या जनता ऐसे व्यक्तियों को चुनेगी जो करप्शन के मामले में सजा काट रहे हैं, या बेदाग छवि और ईमानदार आदमी का फैसला करेगी, अपने घर के आदमी का फैसला करेगी। देखिए जी, मुकाबला तो जनता फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कि एक तरफा इलेक्शन रहेगा ये, और जो फीडबैक मुझे मिला या जो मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, जो मैं घूमा हूँ या रेणुका घूमी है, तो मैं नहीं समझता कोई मुकाबले के अंदर 2 या 3 नंबर का अवश्य है, उन 2 लोगों का मुकाबला चल रहा है। उधर कुरुक्षेत्र लोकसभा से तीसरी बार कांग्रेस उम्मीदवार बने नवीन जिंदल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नवीन जिंदल के साथ वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा, सावित्री जिंदल, विधायक अनिल धनतौड़ी, मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडोला और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान नवीन जिंदल ने सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार जताया, वहीं अपने किए गए कामों को भी गिनाया। हालांकि जब कोयला घोटाले के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। हमारे युवाओं के अंदर खेलों के अंदर बहुत प्रतिभा है, और मैंने भी कोशिश की है कि गांव-गांव के अंदर खेलों की किट बांटकर, जिम खुलवाकर और युवाओं को जो है मौका दें, अच्छा प्रशिक्षण दें, ताकि वो अपनी हुनर को और ज़्यादा बढ़ा सकें और हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उसको कमा सके। से मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ भाजपा में कुछ दिनों से चल रही कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पूर्व मंत्री के तेवर ढीले पड़ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन ने अपने गिले शिकवे भुला दिए और पूर्ण रूप से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर का साथ देने का फैसला लिया और पार्टी से अलग राह बनाने और चुनाव लड़ने की अफवाहों पर विराम लगा दिया। चंडीगढ़ सीट से किरण खेर को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज धवन आखिर मान ही गए। शुक्रवार को जहां एक ओर किरण खेर नामांकन भर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके घर पर भारी समर्थकों की भीड़ जमा थी। अपने समर्थकों की बुलाई मीटिंग में उन्होंने घोषणा की कि हालांकि कुछ लोगों ने मिलकर पार्टी के अंदर षड्यंत्र रचा, पर वे भाजपा में ही बने रहेंगे। इसके साथ ही उनके पार्टी से अलग राह बनाने और चुनाव लड़ने की अफवाहों पर भी विराम लग गया। कुछ लोगों ने मिल के षड्यंत्र रचा और जो कुछ आज ਤੁਹਾਡੇ सामने है, लेकिन
मैं अपने स्वार्थ की खातर एक बड़े उद्देश्य ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂ, पार्टी साड़ी माँ है, अभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वीरवार को भाजपा प्रत्याशी किरण खेर उन्हें मनाने उनके घर गई थी और शुक्रवार को धवन के फैसले के बाद किरण खेर फिर से उनके घर धन्यवाद करने पहुंची और उसके बाद धवन के साथ खुड्डा अलीशेर पहुंची, जहां 22 गांव की पंचायत बुलाई गई थी। कुछ दिनों से नाराज चल रही पंचायत ने उन्हें आखिरकार स्वीकार कर लिया। इस पर किरण खेर ने कहा कि अब उनकी जीत निश्चित है। मुझे पूरा विश्वास था सब जुड़ेंगे, ये सब मेरे पुराने अजीज़ और मैं इनके साथ में वक्त और कैंपेन कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता था, मुझे पूरा यकीन था धवन साहब का इतना बड़ा दिल है कि वो कभी भी हमें लेट डाउन नहीं करेंगे। और मैं तो उनकी छोटी बहन जैसे हूँ, उनकी वाइफ सत्येंद्र जी की बहुत इज्जत और प्यार है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब हमें नहीं कोई हरा सकेगा। पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायत धवन को वोट ना देने से नाराज थे। शुक्रवार को धवन द्वारा समझाए जाने के बाद पंचायतों ने कहा कि जब धवन ही मान गए तो उनके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता, पर क्योंकि किरण नहीं है तो पार्टी को जीतने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल साथ है जी, हम किरण खेर जी के साथ है, भाजपा के साथ है, धवन जी के साथ है। हम पूरी तरह से सारा समर्थन हम जो है बीजेपी को देंगे, किरण खेर जी को। जो धवन जी होते तो इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। धवन जी होते तो लाखों का मार्जिन होता और धवन जी का चुनाव चंडीगढ़ की जनता लड़ती। अब हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम पूरे जो गांव वासी हैं पूरा शासन देते हैं कि हम धवन जी के साथ हैं और धवन जी किरण जी के साथ है, तो हम बिल्कुल किरण जी के साथ हैं। उनको यहाँ से हम बीजेपी की सीट है जो बिल्कुल हम दे के बेचेंगे किरण जी को। हालांकि धवन ने किरण खेर का साथ देने की बात कह दी है, परंतु उन्होंने अपनी नाराजगी और दिल में छिपे दर्द को भी सामने ला दिया। पार्टी के अंदर चल रही उठापटक पर विराम लगा है या भी किरण को और जूझना पड़ेगा, यह देखना बाकी है। चंडीगढ़ भाजपा में पिछले कुछ दिनों से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है। अभिनेत्री किरण खेर को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे हरमोहन धवन मान गए हैं। अब उम्मीदवार किरण खेर को अपनी पार्टी की जीत का पूरा भरोसा है। उनका ये भरोसा पूरा हो पाता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से ही आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुल पनांग ने भी अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। गुल पनांग के साथ समर्थकों की भीड़ ज्यादा नहीं थी। गुल पनांग ने कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और ईमानदार लोगों की पार्टी है। उनके पास दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह जनता को लुभाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उनके साथ है। कुछ दिनों पहले रेवाड़ी में हमारी टीम ने कई सरकारी विभागों में जाकर उनकी तस्वीरें दिखाई थी कि एक आला अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कार्यालय खुलने के वक्त 9 बजे तक नहीं पहुंचते। आज हमने फिर कई विभागों में जाकर देखा तो तस्वीरें पहले की तरह ही थी। हुडा विभाग से लेकर टाउन प्लानर, आबकारी और कराधान विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग में जाकर देखा तो तस्वीरें बिल्कुल साफ थी। जहां चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाई थी, उसकी भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आला अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के कार्यालयों में सरकार के विकास से संबंधित कैलेंडर ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कहीं भी आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं आला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक 11:30 बजे तक अपनी सीटों से नदारद थे, लेकिन साहब की सीटों पर पंखा जरूर चल रहा था, लाइटें भी जली हुई थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ साहब की जो सीट से नदारद थे। बहाना फिर रटाया कि साहब से लेकर कर्मचारी तक फील्ड में हैं। ऐसे में लोगों को अपने काम करवाने के लिए महीनों इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला क्यों नहीं, क्योंकि आला अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जब सभी नदारद हैं तो कौन किससे कहे। एनओसी के लिए आया हूं सर। अब क्या स्थिति है यहाँ? कोई स्थिति नहीं, बस मिलते ही नहीं, कोई नहीं मिलता। कितने दिनों से आप यहाँ रोजाना चक्कर करने? 3.5 महीने। 3.5 महीने से लगातार आ रहे हो, एनओसी नहीं मिली आपको? दूसरे तीसरे दिन क्या अधिकारी नहीं होते? सर अधिकारी नहीं होते, कभी कहते चंडीगढ़ गए हैं, कभी इधर उधर, कभी फील्ड में गए हैं, कभी कोर्ट में गए हैं, मिलते ही नहीं। अब टाइम 11:30 से ऊपर हो रहे हैं, आप यहाँ कर्मचारी और अधिकारी नदारद है।
सर पता नहीं क्या सिस्टम है। 11 बजे बाद में आते हैं तो कहते हैं 11 बजे तक आया करो, आप टाइम नहीं है मिलने का 2 या 3 बजे। 11 बजे आते हैं तो मिलते नहीं है। 12 बज रहे। आपके आधे से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ है नहीं? कुछ तो आरटीआई की मीटिंग में जी, गुड़गांव जी, सब साइड पे गए। सब साइड। ऐसे भी काम कौन करेगा? काम तो नहीं करना है, स्टाफ नहीं करना है काम। इतने कर्मचारी, सभी यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, सभी की एक साथ आरटीआई में ड्यूटी हो गई, सभी के एक साथ काम हो गया, तो फिर लोगों का काम कौन करेगा? काम तो स्टाफ नहीं करना है। कैसे होगा फिर? काम तो होगा देर सवेर, छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन भी कर देते हो? काम तो करना ही पड़ेगा, पेंडिंग जो आम दिन काम नहीं होता, छुट्टी वाले दिन काम हो जाता है। देखो आरटीआई है, कोर्ट केसेज है, ऐसे केसेज में तो जाना पड़ता है। तो रेवाड़ी से मोहिंदर भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिंदर, सरेआम एक तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरे कर्मचारी और अधिकारी तक ऑफिस से नदारद दिखे। मोहिंदर, सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी कार्यालयों में और कर्मचारी और अधिकारी तक मौजूद नहीं थे ऑफिसों में। जी रविंद्र कौर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने से ये सिलसिला जारी है, जबकि आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ जो पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे ये कैलेंडर लगे हुए हैं जो सरकार के छपे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की फोटो तस्वीरें लगी हुई, लेकिन उनको अभी तक हटाया नहीं गया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी वहाँ मौजूद ही नहीं रहते हैं। 9 बजे का ऑफिस है, लेकिन 11-12 बजे तक अधिकारी नहीं आती है। साथ में कर्मचारी भी इक्का दुक्का करता है, जो एक ऑफिस की देखभाल कर सके, जिस तरह से एक चौकीदार होता है उस तरह का कर्मचारी वहाँ मौजूद रहता है, और जैसे काम करवाने वाले वहाँ आते हैं और आके चले जाते हैं। इस तरह का सिलसिला कई दिनों से जारी है, लेकिन ये इन पे कोई लगाम न लगा पा रहा, क्योंकि अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं होते, तो इन पे लगाम कौन लगा पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। मोहिंदर, क्या इस बारे में किसी आला अधिकारी से बात हो पाई कि आखिर क्यों कर्मचारी तक अपने कार्यालयों से नदारद है, तो जनता का काम कौन करेगा? जी मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी तो वहाँ मिलते ही नहीं है, तो बात किनसे करें, और बात नहीं हो पाती है तो कोई मुख्य वजह नहीं मिल पाती है, और उन पे कोई एक्शन भी नहीं हो पाता है। एक्शन जब करेंगे, जब अधिकारी खुद सामने आएंगे और इस चीज को स्वीकारेंगे कि अधिकारी लेट आ रहे हैं, और ऊपर के अलग अधिकारी को इलेक्शन का टाइम आने के, चुनाव का टाइम आने के बाद से वो किसी भी तरह रिस्क नहीं लेना चाहते कि अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन करेगा या किसी को कोई जवाबदेही देने के लिए कुछ नोटिस जारी करेगा। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब चुनाव का प्रक्रिया है। इसी तरह से ये जो तस्वीरें जो लगी हुई हैं कार्यालयों में, इनका भी यही मकसद है कि सरकार का इन्हें पूरा श्रेय है। जी शुक्रिया महेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी के सरकारी कार्यालयों का ये हाल दिखा, जहां कर्मचारी और अधिकारी, तमाम अधिकारी नदारद दिखे। उसके बाद जो इसके अलावा आचार संहिता का उल्लंघन सरेआम किया जा रहा है। अभी भी वहां विकास कार्यों से सजे कैलेंडर लगे हुए हैं, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इनेलो का राज आने पर जींद को हरियाणा की राजधानी बनाया जाएगा। ये बात हिसार से इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने जींद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दुष्यंत चौटाला यहां चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के राज में जींद की बुरी तरह से अनदेखी की गई है। जींद का कोई भी विकास नहीं हुआ और इस 10 साल के नुकसान की भरपाई इनेलो राज आने पर की जाएगी। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई राव अजीत सिंह ने इनेलो से इस्तीफा दे दिया। राव अजीत सिंह ने पार्टी छोड़ने का कारण अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर उम्मीदवारों का चुनाव करते वक्त उनसे कोई राय नहीं ली। उधर अंबाला लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया ने यमुनानगर जिले में अपने 3 चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान जहां कटारिया ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर जमकर हमला किया, वहीं पंजाब में भाजपा के सहयोगी अकाली दल के नेताओं द्वारा हरियाणा में इनेलो के पक्ष में प्रचार करने के बारे में पूछने पर पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ दिए। नामांकन दाखिल करने के बाद जहां कटारिया ने एक ही दिन में जगाधरी, यमुनानगर और साढौरा में एक साथ 3-3 चुनावी कार्यालय खोले, वहीं वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कटारिया ने कहा कि मोदी की लहर के कारण हरियाणा में कांग्रेस नेता ही भाग गए।
शैलजा का नाम लिए बिना ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें पुराने सांसद के बारे में बोलने से मना किया है। उन्होंने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल द्वारा हरियाणा में इनेलो के पक्ष में प्रचार करने और इनेलो द्वारा भाजपा पर 10 में से 8 सीटों पर कांग्रेस से आए लोगों को टिकट दिए जाने के फैसले को ऊपर के नेताओं का फैसला बताने लगे। विकास में गिलहरी की भूमिका निभाते हुए आपके विश्वास को बरकरार रखूंगा, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मैं तो एक नियमित हूं, मैं तो एक गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूं। ये चुनाव तो एक वैचारिक लड़ाई के ऊपर है। भारत बनाम भ्रष्टाचार। एक तरफ भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है और भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रतनलाल कटारिया के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर किसी भी हजका नेता के न आने के बारे में जब भाजपा के प्रदेश महामंत्री कंवरपाल से पूछा गया तो उन्होंने भाजपा और हजका की दूरियों पर कुछ इस तरह से सफाई दी। रतनलाल कटारिया ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने मोदी की सरकार बनने पर देश के भ्रष्टाचार और महंगाई मुक्त भारत बनाने का भी दावा किया। यमुनानगर से रमेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। सिरसा पुलिस ने चुनाव के दौरान गश्त करते वक्त एक जीप पकड़ी है जो अवैध शराब से भरी हुई थी। हालांकि जीप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि जीप में माल किसका था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल रात को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि सिरसा के वाल्मीकि चौक पर एक जीप पलट गई है और ड्राइवर मौके से फरार है। जब जांच की गई तो पता लगा कि उसमें भारी मात्रा में देसी शराब थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि इतनी भारी मात्रा में देसी शराब कहां ले जाई जा रही थी। कल रात को चुनाव के संबंध में रात्रि गश्त इसकी वजह से जांच पड़ताल कर रहे थे हम, तो हमें सूचना मिली कि वाल्मीकि चौक की तरफ एक गाड़ी शराब की भरी हुई पलटी है। तो मौके पे हम गए। मौके पे जाने के बाद हमें उसकी तफ्तीश करी। दौरान तफ्तीश में माल था उसको पुलिस कब्जा में लिया और जो इसका चालक था, मालिक था, वो गाड़ी को छोड़ के भाग चुके थे और अभी तक ये पता नहीं चला किसका माल है। भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। अभी मालिक का पता लग गया है, गिनती और सारा सामान अभी जो भी है तफ्तीश जारी है। गुड़गांव की शीतला कॉलोनी में 11 साल के बच्चे अभिषेक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 11 साल का ये बच्चा 5वीं कक्षा का छात्र था जिसका शव घर के ही पास खाली पड़े खंडहर के एक कमरे में ईंटों के नीचे दबा मिला। शक है कि बच्चे की हत्या दुष्कर्म के बाद की गई। बताया जा रहा है कि ये छात्र अचानक घर से गायब हो गया था। खोजबीन के बाद जब छात्र नहीं मिला तो छात्र के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और पुलिस अब इस युवक से पूछताछ कर रही है। हरियाणा समाचारों में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।